सभी लोगों को नंदू भैया की राम राम। भैया, हम आपके सामने एक कार्यक्रम ला रहे हैं और मेरे मित्रन ने मुझे सलाह दी कि जब कार्यक्रम को अपन नाम रखें दो टूक नंदू भैया के संग। और कार्यक्रम के पीछे को उद्देश्य जो है वो बड़ो हमरो पवित्र उद्देश्य है कि कई बार भैया हम जो देखते हैं कि हमारे आसपास में कई व्यक्ति बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और बहुत प्रेरणादायी काम कर रहे हैं, मगर जैसे हमने एक कहावत सुनी है कि घर को जोगी जोगना और आन गाँव को सिद्ध। तो वह आधार पे कई बार हमारे आसपास या हमारे शहर में ऐसे लोग बहुत अच्छो काम करते हैं मगर हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं जान पाए। तो आज हम बगैर किसी किंतु परंतु के हमारे एक मेहमान के पास आ गए हैं, यानी एक व्यक्तित्व के पास आ गए हैं और उनकी इतनी तमाम सारी विशेषताएं, इतनी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व उनने अपने ऊपर ले रखी हैं कि हमें एक पेज पे लिखने पड़े उनके उत्तरदायित्व। और आप सब समझ गए हो कि हम बात कर रहे हैं श्री राजेश अग्रवाल जी की। राम राम राजेश भैया। राम राम साहब। राजेश भैया, पहलो प्रश्न हमरो आपसे ये है कि राजेश अग्रवाल की जगह पूरा शहर आपे प्यार से राजेश शक्कर के नाम से जानते, तो जाके पीछे कोई बात बताओ कि आपको मृदु व्यवहार है या मृदुल वाणी है या और कोई कारण है कि आपसे पूरा शहर राजेश अग्रवाल की जगह राजेश शक्कर के नाम से जानते हैं? नंदू भैया, आपने शुरुआत एक बहुत अच्छे सवाल से की है और निश्चित ही कार्यक्रम की मिठास शक्कर से शुरू होगी। राजेश शक्कर के पीछे की कहानी ये है कि व्यवहार तो आपको पता है कैसा है, लेकिन व्यापार शक्कर का बड़ा किया है। तो वो शक्कर के व्यापार के साथ नाम के साथ शक्कर लग गया, तो थोड़ी बहुत जो कड़वाहट भी थी कभी कभी जो आ जाती थी वो भी निकल गई। इस नाम के पीछे उपनाम जोड़ने से कभी कभी जो थोड़ा बहुत गुस्सैल स्वभाव था वो भी खत्म हो गया और वो शक्कर की मिठास लगातार अपने स्वभाव में मतलब नाम को दबाव अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया। नाम का प्रभाव रहता है। बिल्कुल। आपके पास इतने सारे पद हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है आपके पास जो आज हम एक भव्य मंदिर देख रहे हैं गुना में, टेकरी सरकार को। वाकई आप ट्रस्टी भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। जो आज हम भव्यता देख रहे हैं, हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं राजेश भैया जिनने जब मंदिर है एक छोटी सी 10 बाई 10 की गर्भगृह में और शायद 10 आदमी सामने खड़े होकर आरती कर सकें, बावाली पोजीशन पे भी देखो। तो जो इतने भव्य आज हमारे सामने है, जाके पीछे की ताकत और कोशिशन के बारे में बताओ। देखिए, ये हनुमान टेकरी मंदिर आस्था का केंद्र तो शुरू से ही रहा है। हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र की आस्था का केंद्र रहा है। 2004-05 की बात है कि मैंने मेरे इस घर का काम शुरू किया था और इंदौर के एक इंजीनियर केशव सिंह बैस को मैंने ये काम दिया था। बहुत सारी ड्राइंग बनाई थी, मुझे उनकी ड्राइंग पसंद आई तो मैंने उनको काम दिया था। तो करीब करीब मेरा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था। उसी दौरान मेरे चाचा जो टेकरी ट्रस्ट के अध्यक्ष नारायण लाल अग्रवाल जी, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि यार मुझे तुम्हारा इंजीनियर ठीक लग रहा है, तुम इसको टेकरी ले चलो और अपन 5-25 लाख रुपए खर्च करके टेकरी पर थोड़ा मंदिर ठीक ठाक कर ले, एक आध हॉल वॉल बना ले जिससे व्यवस्थित हो जाए, बारिश पानी में धूप में दिक्कत आती है। तो मैं भी सहर्ष तैयार हो गया क्योंकि धार्मिक रुचि शुरू से है। और केशव सिंह से मैंने जैसे ही बात की तो चूंकि मेरी जो आदत में शुमार है कि जैसे ही मुझे कोई अच्छा व्यक्तित्व मिलता है तो मेरे मित्रवत व्यवहार हो जाते हैं। जी। तो मेरे मित्रवत संबंध थे। मैंने जैसे ही कहा तो उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और हम लोग निकल पड़े टेकरी। तो टेकरी गए तो टेकरी पर जाकर हमने जब भ्रमण किया, उसने देखा, चारों ओर देखा, तो केशव सिंह जी के मुंह से ये निकल गया कि यार यहाँ तो बहुत अच्छा आलीशान मंदिर बन सकता है। तो वो एक दिमाग में बैठ गई बात।
और ईमानदारी की बात है कि मैं टेकरी जैसे आम दर्शनार्थी जाता है कभी कभी महीने 2-4 महीने में एक आध बार ही जाता है। जी जी जी। लेकिन इसमें ये हुआ कि बालाजी को कहीं ऐसा लगा होगा सेवा की जरूरत होगी तो बाल पकड़ के खींच लिया। जी जी बिल्कुल। वो माध्यम चाचा बने। तो उसी दौरान हमारा जाना हुआ, हमने वहां देखा, उनने आलीशान कहा, बस वहां से सर्वे करके आ गए, देख दाख कर आ गए। उसके बाद से मेरी एक जो स्वभाव में है तो मैंने बस उसी दिन से अपना बैठा, और मुझे आदत है स्केच ड्राइंग बनाने की। जैसे मैंने मेरा घर भी बनाया तो इसके पहले इसकी कम से कम 500 ड्राइंग मैंने बनाई होंगी। तो ऐसे ही करके उस दिन से ही मेरा एक काम हो गया, एक रजिस्टर लेके मैं टेकरी की ड्राइंग बनाना मैंने शुरू कर दिया। जी जी। शुरुआती दिनों में बहुत सारी ड्राइंग बनाई और उनसे भी डिस्कशन बराबर चलता रहा। एक दिन हमारी मीटिंग थी अशोक बूट हाउस में, निचला बाजार। तो मीटिंग थी ट्रस्टियों की। तो मीटिंग में हम जैसे ही पहुंचे तो मैं सारा तैयार करके बना कर ले गया कि भाई हमको 81/81 का मंदिर बनाना है, 54/108 का हमको सत्संग भवन बनाना है, हमको रसोई कक्ष विशाल बनाना है, भंडारा बनाना है, संत निवास बनाना है, और तमाम चीजें जहां हम टेकरी पर आयोजन कर सके। तो ये सब करके रात को करीब 12 बजे का समय होगा जब मैं ये सब तैयारी कर रहा था, और अनुमानित लागत जब मैंने वहां लिखी तो 4,51,00,000 रुपए वो लिखी हुई, लिखी नहीं लिखी हुई। कितने साल पहले? ये 2005-4-5 की बात है। 4,51,00,000 रुपए वो लिखी हुई। मुझे भी आज भी नहीं पता। दूसरे दिन हमारी मीटिंग थी। मीटिंग में जब मैं लेकर पहुंचा तो मुझे देख के सब हंसने लगे। निश्चित बात है, जब 5-25 लाख रुपए का कोई टारगेट लेके चल रहा है और मैं उसको 4,51,00,000 लिख दूं 20 साल पहले, तो हंसने लगे कि यार तू पागल हो गया, कहां से आएंगे ये पैसे? तो मैंने कहा साहब ये प्रभु की प्रेरणा हुई है, मुझे तो आपने बताया नहीं था, मुझे तो 20-25 ही मालूम था। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि अब मंदिर बन ही रहा है तो आलीशान शब्द अगर निकला है तो आलीशान ही बनेगा, इतना बड़ा धाम है। तो उसको देख के और लिख लिया। बात यह आई कि और भी हमारे पूर्व अध्यक्ष भी थे वहां पर, उन सबसे चर्चा हुई। बात आई कि भाई पैसे अपने पास कितने? तो हमने कहा 1,12,000 रुपए ट्रस्ट के पास पूंजी है। तो उन्होंने कहा बाकी कहां से आएंगे? हमने कहा 1 लाख में हमने इंजीनियर हायर कर लिया, इंजीनियर की फीस 1,12,000 बच रहा है। तो सवाल ये आया कि यार तुम बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो, पैसे आएंगे कहां से इतने? तुम लिख तो दिए। तो फिर मैंने कहा देखो साहब आप मुझसे ज्यादा अनुभवी लोग हो और वर्षों से वहां जा रहे हो। मैंने जब से होश संभाला है टेकरी पर एक चीज देखी है कि वहां आम आदमी जाता है और आस्था उसकी ऐसी है कि 2 पत्थर रख के और 1 पत्थर ऊपर रखाता है और अपने घर की वहां पर अर्जी लगा कर आता है और उसका घर बन जाता है। तो मैंने कहा जब आम आदमी की मनोकामनाएं पूरी हो रही है, उनके घर बन जाते हैं, तो उसका घर वो बनाएगा, अपन थोड़ी बनाएंगे। वो सब व्यवस्था वो लगाए। और आज आप देख लो ये विशाल मंदिर है। आज कहाँ 4,51,00,000 के 14,51,00,000 कहें कि अब आने वाले भविष्य में 24,51,00,000 कहेंगे, ये उसकी माया बोई जाने ईश्वर की। लेकिन बस ये है कि सेवा मिली और हम जुट गए। फिर राम नाम की ईंटें बनाई 1 साल, संकल्प पत्र भरवाए, तमाम साधन ऐसे जुटाए जिनसे वहां पर पैसे की आवक भी हुई, बराबर पैसा आता रहा। आज भी दानदाता बराबर दान दे रहे हैं और पूरा शहर वहां पर समर्पित है। तो सबके सहयोग से बन रहा है, आज भी काम चल रहा है। राजेश भैया, इतने विशाल धार्मिक स्थल के निर्माण में आपने और आपके सहयोगियों ने इतना सहयोग करो, और आज हम देख रहे हैं कि वाकई आसपास के 10 जिले में इतने प्रभावी और इतना दर्शनीय स्थल नहीं है। कोई भी संस्कार व्यक्ति के अंदर बाकी खुद की बुद्धि से तो आते ही है, मगर बाकी पीछे बहुत बड़ो कारण रहते, बाकी पारिवारिक पृष्ठभूमि। कोई भी अच्छो काम करते तो अगर वाको हमसे परिचय होते और वो हमसे उम्र में छोटा होता है तो हम जासे जे पर जरूर पूछ लेते हैं कि बेटा तुम्हारे पिताजी को क्या नाम है, तो वो बता तो बा आधार पे हम अंदाज लगाते हैं कि यार नहीं उनका बेटा है तो अच्छा ही काम करो। जरा आप अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, कि आपके माता पिता दादाजी कैसे गुनाह में आए या गुनाह के ही हैं, या कैसे उन्होंने व्यापार आगे बढ़ाया। एक्चुअली बेसिकली हम लोग मारवाड़ी है। मारवाड़ी है। हमारा गांव पुराना पुश्तैनी गांव है सूरजपुरा, जो कि जयपुर दिल्ली हाईवे पर स्थित है। जी तो वहां से हमारी 3-4 पीढ़ी पहले हमारे बुजुर्ग यहाँ आ गए थे और तब से
व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में चूंकि बनी है, होने के नाते व्यापारी रहे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब से हमने होश संभाला, तो हम जब छोटे थे तो कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं था। और मारवाड़ी तरक्की की तलाश में देश तो का 7 समुंदर पार भी निकल गए। हाँ, निकल गए, क्योंकि व्यापारी थे और ट्रेड रूट पर रहे शुरू से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रेड रूट पहले रेगिस्तान के ही थ्रू था। तो जब हमारे पूर्वज यहाँ आए होंगे, व्यापार व्यवसाय किया, लेकिन हमने जब से होश संभाला तो व्यापार कोई हमारा बहुत बड़ा नहीं था। पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी थी, शहर में नाम था फर्म का, बंसीलाल श्यामलाल के नाम से जानी जाती थी फर्म। फिर हम पर धीरे धीरे डिवाइडेशन हुए। फिर हमारी एक किराने की दुकान थी छोटी सी, जो हमारे पापा जी को इससे मिली, पिताजी से पारिवारिक, हाँ, पारिवारिक बंटवारे में। तो फिर हमने पापा के साथ दुकान पे बैठना शुरू किया। 15/12/75 को हमारा परिवार से बंटवारा हुआ। कौन सी जगह दुकान थी गुना में? निचले बाजार में। निचले बाजार में थी। और 16/12/75 से हम 10 साल और 10 महीने की आयु से हमने अपनी दुकान पर बैठना शुरू किया। शुरू में जैसा कि बनिए के यहाँ होता है, पिताजी को खाना खाने भेजना जी, वहां से शुरुआत की। धीरे धीरे फर्स्ट क्लास स्टूडेंट थे। धीरे धीरे रुचि पहले पढ़ाई में थी और निश्चित ही मैथमेटिक्स से थे, तो अपना सपना ये था कि इंजीनियर बनना ही है। लेकिन धीरे धीरे परिवार की स्थिति देखी, बिल्कुल रिटेल का काउंटर था, उसको धीरे धीरे सेमी होलसेल किया। और जब तक हायर सेकेंडरी की 15 साल की उम्र में, तो मेरा सिलेक्शन इंजीनियरिंग कॉलेज में हरदा और खुरई हुआ भी। लेकिन उस समय की स्थिति में 15 साल की अल्पायु में मैंने सोचा कि भाई मैं अब जैसे तैसे करके हमने इसको सेमी होलसेल व्यापार को किया है और होलसेल के कगार पे अगर मैं चला जाऊंगा तो निश्चित ही फिर व्यापार वापस वहीं की वहीं पहुंच जाएगा। एक चीज मैं बीच पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत बार मेरे दिमाग में जब बात आई और आज बढ़िया मौका मिलोगे आपसे, कि जो बनिया व्यापारी हैं या जैन व्यापारी हैं, जो पीढ़ियों से जो व्यापार कर रहा है, उनमें एक चीज हमने देखी है कि वे अपने 10-12 साल के मोड़ा से कछु भी बहाने से वे बात दुकान पे जरूर बुला लेते हैं। जैसे आपने बताओ कि पिताजी ये खाना खवावे के दौरान से हमारी दुकान पे बैठ वो चालू हो, तो मंतव्य के पीछे पिताजी का या जो अभिभावक है उनका क्या उद्देश्य होते कि बेटा व्यापार के गुर से खाए? स्वाभाविक बात है। आदमी जो भी काम करता है वो ये चाहता है कि मेरे परिवार के बच्चे भी ये काम सीखें। अच्छा, कई समाज के जो दुकानदार हैं वे कहते हैं कि मोड़ा दुकान का करे वो पढ़ लिख ले हम तो, मगर बनिया या जो पैतृक व्यापारी हैं वे इनकी सोच रहे थे भले ही आधा घंटा के कहा जाए बेटा दुकान पे जरूर बैठे। नहीं, सबकी अपनी सोच है। अब जैसे जिनका व्यापार आज की तारीख में व्यवस्थित है, सेटल्ड है जी, तो वे निश्चित ही ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे हमारा व्यापार संभालें। लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या जिनका व्यापार बिल्कुल सेटल नहीं है, तो उनकी इच्छा ये रहती है कि भाई अब हम सक्सेस नहीं है तो हम इसको क्यों इसमें डालें, तो वो अपने पढ़ाने लिखाने में भेजेंगे। निश्चित बात है, और उनको वही फील्ड समझ में आएगी। लेकिन संपन्न व्यापारी की इच्छा यही रहती है कि मेरे बच्चे भी मेरे साथ व्यापार करें। तो सेमी थोक व्यापार के बाद फिर आप आगे की बात बता रहे थे? बस उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ, और हमारी चूंकि पारिवारिक बड़ा परिवार, मतलब बड़ा क्या, मध्यम परिवार था, बहनें थी, तो ये सब चीजें पारिवारिक जवाबदारियां देखते हुए मैंने कहा कि भाई अब अपन को अगर पढ़ाई लिखाई में चले गए तो 5 साल वहां रहेंगे, फिर नौकरी तलाशेंगे। तो मन में भाव यही आया कि हमको अपना व्यापार ही करना है और व्यापार को बढ़ाना। शुरू से एम्बिशंस बहुत थी, मैंने जो आज में सब जो कुछ है भगवान का दिया है, लेकिन एम्बिशंस बचपन से ये सब एम्बिशंस उस 15 साल की और 14 साल की और 12 साल की उम्र से थी, जो आज हम जिस मुकाम पर हैं वो सब पूर्व से थी। अच्छा, हमने जब हम 18, 20, 25 साल के भाई, चूंकि हम कैंट क्षेत्र में निवास करते हैं, तो तब हम सुनते कि अगर गुना को कोई छोटो मोटो व्यापारी है आसपास को भी, वो अगर शक्कर और तेल को व्यापार करने कराने की में जो जरूरत सबसे अहम किराना मर्चेंट है, तो वो बंसीलाल श्यामलाल के बगैर अच्छे मुनाफे में वो शक्कर और तेलें नहीं बेच सके। इतने बड़े व्यापारी हैं बंसीलाल श्यामलाल। जब बात सही है? ये यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि बंसीलाल श्यामलाल हमारी पुरानी फर्म है,
जो गल्ले का व्यापार करती थी, और अब मेरे चाचा के पास है वो व्यापार कर रहा है। लेकिन हमारी मूल फर्म थी मोहनलाल राजेश कुमार। मोहनलाल राजेश कुमार 16/12/75 से अपने अस्तित्व में आई, और हमने उसमें फिर धीरे धीरे होलसेल का व्यापार किया। बोलचाल की भाषा में शायद मोहन राजेश बोलते थे, और अभी भी मेरे नाम के साथ कई लोग एमआर जोड़ते हैं, जैसे राजेश शक्कर के साथ राजेश एमआर भी जोड़ते हैं। मोहन राजेश हमारा मेन जो प्रचलित नाम हुआ, जिस नाम से हम सबसे ज्यादा जाने पहचाने गए, और सिर्फ गुना में नहीं, पूरे प्रदेश में और देश में जिन जिन मंडियों में हमारा संपर्क था, देश की समस्त मंडियों में अगर हमारी पहचान बनी तो मोहनलाल राजेश कुमार के नाम से बनी। निश्चित ही व्यापार किया, बड़ा व्यापार किया। उत्पादक क्षेत्रों से शहर में कई चीजें नहीं आती थी, जिनको हम जाकर उत्पादक क्षेत्रों से गुना तक लाए। तो एक समय पे शक्कर और तेल तक ही सीमित रहे हो तो व्यापार इतना बड़ा होगा तो वो व्यापार, हाँ, धीरे धीरे आइटम, जैसे मान लो ऐसा लगा कि अब नहीं जब आदमी से नहीं संभलता तो धीरे धीरे आइटम कम करते हैं, तो फिर इंटरेस्टिंग जिसमें जो रहते ज्यादा बिक्री जिसकी है, तो इंटरेस्ट भी तेल शक्कर में ज्यादा था, तो उसमें बल्क में कारोबार होता था, तो फिर उसी तरफ चले गए। यही वजह से नाम भी राजेश शक्कर पड़ा बहुत बाद में। लेकिन ये है कि जब किया जो किया, पूरी मेहनत से किया, पूरी ईमानदारी से किया, और अपनी कहीं भी फर्म में या परिवार की साख पे कभी बट्टा नहीं लगने। तो आपके जो व्यक्तित्व है, बाप पे आपके माताजी को प्रभाव ज्यादा दिखते हैं आपके के पिता? तो सबका ही रहता है, परिवार का प्रभाव है, लेकिन हमारे पापा ने हमको हमेशा अप्रिशिएट किया। जैसे हम कम उम्र में थे तो उन्होंने गाड़ी में बिठा दिया हमको, 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में बाहर सामान खरीदने भेज दिया। तो ये उनका भरोसा था, और ये भरोसा और कॉन्फिडेंस उनको नहीं होता तो हम आज इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। व्यापारिक गुर मिले, की तरफ से, और संस्कार मिले माता जी। दूसरी बात, कभी कोई 19-20 हो गया, जैसे व्यापार में मान लो हमसे कोई भूलवश नुकसान हो गया, तो उन्होंने हमेशा नहीं, उन्होंने कहा भाई पार्ट ऑफ बिजनेस है, ठीक है, हो गया, ठीक है, अब ध्यान रखो आगे। तो ये नहीं कि हमको हतोत्साहित कभी नहीं किया, हमेशा प्रोत्साहित ही किया। तो ये सब चीजें हैं व्यापार में, सब चीज निश्चित ही मिलती है ये सब, कि अपन अगर जहाँ बैठे और वहाँ कोई रोक टोक वाला नहीं है तो अपन जल्दी आगे बढ़े। और ये सब करने के बाद फिर आपने हासिल करो व्यापार एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष के पद को, और किराना एसोसिएशन के अध्यक्ष पद। व्यापार एवं उद्योग महासंघ, अगर अपन गुना के व्यापार इनकी बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि यहाँ का कार्य है, और ये गुना के व्यापारी ने कैसे लाभ पहुंचा, और क्या होने चाहिए उनके कार्य। देखो नंदू भैया, अपनी जो रुचि थी जी, वो अपनी रुचि धार्मिक कार्यक्रमों में थी, और हमको जो प्रेरणा मिली 2001 में, हमारे आपके इनाम राशि हमारे श्याम भक्त परम पूज्य नंद किशोर जी शर्मा, जिन्हें प्यार से सब नंदू जी बोलते हैं, नंदू भैया बोलते हैं, वो उन्होंने भारत और नेपाल की यात्रा की खाटू श्याम जी की, बाबा को साथ में लेके पूरे में उन्होंने, और हर संध्या भजन होते थे जहाँ भी रात रुकते थे। नंदू भैया नामी। तो 2001 में श्याम गुणगान यात्रा जब गुना आई, तो उस समय हम लोगों ने, मतलब यूँ मानो कि कम से कम 25-50 लोगों की टीम ऐसी थी कि दिन रात मेहनत करते थे, करीब 1-2 महीने उसमें लगे रहे। तो वो हमारा मान लो टर्निंग पॉइंट है। वो प्रभु की प्रेरणा ऐसी हुई कि वो टर्निंग पॉइंट है। उसी के बाद हम समाज में थोड़े बहुत सक्रिय हुए। अग्रवाल समाज में 2002-03 में हम संयोजक रहे। उसके बाद हम टेकरी में अपना एक्टिव हुए, यहाँ ट्रस्टी बने टेकरी में। टेकरी का समस्त काम उस समय इंजीनियर और हम डिस्कशन करके ही करते थे। तीसरा आदमी कोई नहीं बोलता था बीच में। उन्होंने कहा राजेश से बात करो, तो बरसों यही चला। और उसके बाद एक बीच में दौर आया कि शक्कर जब्ती चल रही थी पूरे प्रदेश में। तो शक्कर जब्ती को लेके प्रदेश की भोपाल में बैठक हुई। तो उस समय मतलब टेकरी ट्रस्टी बने, ट्रस्ट के बाद टेकरी में प्रवक्ता बने। तो ये सरस्वती की कुछ कृपा थी, लोगों ने पहचान ली और प्रवक्ता का पद सौंपा। ये सरस्वती की कृपा है। और ये मैं तो इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हर किसी को नहीं मिलती है। फिर वहां गए तो वहां भी मुझे जो है ना, पूरे प्रदेश में सिंगल एकमात्र में मध्य प्रदेश शक्कर एसोसिएशन का प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त हुआ। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी उस समय की, बहुत बड़ी उपलब्धि।
तो ऐसे करके अपना काम चल रहा था। फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, मैं मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स का करीब 88-90 से सदस्य हूँ। ये करीब 30-35 साल हो गए मुझे। केट ग्वालियर संभाग लीगी या को मतलब क्या होता है? कैट है मध्य प्रदेश देश की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ये सबसे बड़ी संस्था देश की है। अभी रिसेंटली अभी होटल अशोका दिल्ली में एक ट्रेड समिट हुआ था जी, उसमें भी मैं गया था। ज्यादा से ज्यादा महीने 2 महीने हुआ, पूरे देश के व्यापारी पहुंचे थे। तो बहुत बड़ी संस्था। तो इनको उद्देश्य व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उनको निराकरण करना, व्यापारियों की समस्या का निराकरण करना है। दूसरी जो भी जैसे टैक्सेशन में कोई मुसीबत आ रही है या कोई समस्या आ रही है तो ये सीधे ऊपर इनके, हाँ, जो हाई लेवल पे, हाई लेवल पर माने इनकी अगर कोई नीति निर्धारण होगा तो इनकी राय जानी जाएगी, वित्त मंत्री के लेवल पर तक इनकी राय जानी जाएगी। तो वर्तमान में बड़ी पावरफुल संस्था है। और प्रवीण खंडेलवाल जो इसके राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनको कैट के महामंत्री होने के नाते चांदनी चौक से टिकट दिया गया था। वो अभी सांसद भी है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। स्मृति ईरानी जी इसकी 2005 से मुख्य सलाहकार संस्था। तो बड़ी संस्था है, बड़ी संस्था। राजेश भैया, हम जो पूछना चाह रहे थे कि व्यापार एवं उद्योग महासंघ जाकी स्थापना कैसे भई और जाके मूल उद्देश्य कहाँ है, और अगर मैं गुनाई के लेवल पे बात करूं तो गुना के व्यापारी जहाँ से कैसे लाभान्वित होते, जाके बारे में थोड़ा हमें ये क्या हुआ था कि नंदू भैया, इस घर का इंटीरियर चल रहा था उस समय में किराना एसोसिएशन का पुनर्गठन हुआ। हमारी किराना एसोसिएशन बहुत पुरानी है लेकिन सुप्त पड़ी थी। तो हमारे कुछ गल्ला मंडी के और किराना व्यापारी कुछ नवयुवक आगे आए और उन्होंने दोबारा से इसको सक्रिय किया। और निश्चित ही उस समय प्रशासनिक अधिकारियों ने दोहन ज्यादा किया था व्यापारियों का। आपको याद होगा 19 का समय। तो 2019 के समय में उन्होंने पुनर्गठित की। पुनर्गठित करके वो मेरे पास आए कि भाई साहब आपको इसका अध्यक्ष बनना है। तो मेरा काम चल रहा था तो मैंने तो पहले अपनी असमर्थता जताई कि भाई अभी संभव नहीं है, मैं समय नहीं दे पाऊंगा। लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब 2 महीने बाद दे दें। तो निश्चित अब कोई ने अगर प्रेम भाव से कोई अगर आया है तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया। तो किराना एसोसिएशन का अध्यक्ष बना मैं 2019 सितंबर में। और कोई विशेष काम नहीं हुआ, बस शपथ ग्रहण वगैरह हो गया, पदाधिकारी नियुक्त हो गए। उसके बाद आपको याद है कि मार्च में हमारे यहाँ कोविड आ गया। बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ मार्च, यहाँ तक आने में मार्च हो गया। अब मार्च में हमारे यहाँ आया तो शायद 22 मार्च को ऐच्छिक बंद था और 23 खुला था और 24 से फिर लॉकडाउन हो। तो वहां से क्या हुआ कि किराना एसोसिएशन की एकदम भूमिका बढ़ गई और किराना अध्यक्ष होने के नाते मेरा इन्वॉल्वमेंट एकदम बढ़ा। तो मेरा एकमात्र उद्देश्य रहता है कि मैं जहां भी हूं या जिस पद पे हूं, अपनी तरफ से कोई कभी गलत काम ना हो, लेकिन किसी का अनावश्यक दबाव भी हम पर ना बने। तो मेरी पहली मीटिंग जब हुई तो सीधी मेरी बात एस विश्वनाथन साहब कलेक्टर थे, तरुण नायक एसपी थे। तो यहाँ पर मुझे बुलाया गया। पुलिस चौकी जो अपनी फूल वाले बैठते जयस्तंभ चौराहे पे, इसके ऊपर, वहां पर छोटे से कमरे में एक में बैठक हो रही थी। तो वहीं सब इकट्ठे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे बातचीत की। तो बातचीत में अध्यक्ष के नाते चूंकि मुझसे सवाल किया कि हमारे यहाँ कितने दिन का माल है, क्या शॉर्टेज आएगी, कैसे हम इससे निपटेंगे, भाई माल बाहर से आना नहीं है। तो मैंने उनको एक ही बात कही थी। मैंने कहा साहब, हम शॉर्टेज के सप्लायर रहे हमेशा। अगर प्रशासनिक इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं रहेगा, व्यापारियों पर अनावश्यक दबाव नहीं रहेगा, कोई हिटलर शाही प्रशासन की नहीं रहेगी, तो हम गारंटी लेते हैं कि गुना में हम माल मंगाते रहेंगे। बस आपकी मदद चाहिए, शॉर्टेज नहीं आने देंगे। और अभी फिलहाल में हमारे पास 8-15 दिन कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने मेरी बात को बहुत गंभीरता से ली। मैं उनकी आज भी तारीफ करता हूं कि उन्होंने इतना इंटेलिजेंट डिसीजन लिया और हर काम में उन्होंने हमको पूरी तरह से हमारी बात सुनी, जो जायज बात थी वो सब मानी। और कोविड काल में मौका मिला तो सारे प्रशासनिक अधिकारी जितने भी थे सबसे सामंजस्य हुआ।
तो मैंने किराना का अध्यक्ष रहते हुए शायद जिसका काम पड़ा, कोई सी भी एसोसिएशन से हो, जी जी जी। तो जो भी आया, किसी ने भी कोई भी काम बताया, तो चूंकि अधिकारियों से दिन भर बातचीत रहती थी, सब संपर्क में रहते थे, तो आपको ने कोई काम बताया तो मेरा ये नेचर रहा है कि अगर मेरे फोन से किसी का भला हो रहा है या कोई काम हो रहा है तो मैं बिना विचार किए कर दे। बिल्कुल करता ही हूँ। चाहे वो मैं कितनी भी समस्या में हूँ, कितनी भी उलझन में हूँ, अगर कोई का काम मेरे फोन से हो रहा है तो मैं उसको, हमें मालूम है आपकी शोहरत हाँ, के बारे तो में उसको मैं टालता नहीं हूँ कि जी, भाई जी। कल आ जाना या परसों आ जाना। मैं ये कहता हूँ कि ये सौभाग्य की बात है कि अगर मेरे से आपका काम कोई बन रहा है तो मुझे करना चाहिए। तो मैंने सारे पूरे एसोसिएशंस के लोग जो भी आए, जिनको भी जिस मदद की जरूरत पड़ी मैंने की। तो फिर ऐसे ही विचार आया एक कि एक क्यों ना हमारे यहाँ कोई बड़ा संगठन नहीं है, तो हमने सारी शहर की एसोसिएशंस को मिला के एक व्यापार एवं उद्योग महासंघ के नाम से एक बड़ी संस्था का, इस संगठन का गठन किया, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि किराना, कपड़ा, मेडिकल, सैनिटरी, हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल, सारे जितनी भी गुना की दुकानें हैं, मतलब आप जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे होटल हलवाई हो, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज हो, सब शामिल है हमारे साथ। तो हमने सबको मिला के एक संगठन बनाया और सर्वसम्मति से मुझे उसका संस्थापक अध्यक्ष चुना गया। उसके लिए उपयुक्त नाम सर्वसम्मति से प्रद्युमन जैन, जो केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनका सेक्रेटरी के लिए आया। बाकी हर बड़ी संस्था से उपाध्यक्ष बनाए गए, जिससे बड़ी बड़ी एसोसिएशन है, ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन है, ऑटोमोबाइल, सबका समावेश। हमारी 111 सदस्यीय कार्यकारिणी, मतलब किसी संस्था में इतने सदस्य होना मुश्किल है जितनी हमारी कार्यकारिणी। हमारे व्यापार एवं उद्योग महासंघ की कार्यकारिणी 111 सदस्य, जिसमें 8 उपाध्यक्ष है, 8 संगठन मंत्री है, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी है, एक सेक्रेटरी है और मैं। तो कौन तरह को व्यापार हो गुना में, छोटे से लेके बड़े तक, वो सबकी समस्या के समाधान के लिए उद्योग, बिल्कुल 24 घंटे उद्योग संघ की स्थापना करी और वो 24 घंटे तैयार भी है, स्थापना की। और उसमें ये हुआ कि लोगों को पहली बार एक प्लेटफॉर्म मिला और अधिकारियों को प्लेटफॉर्म मिला। अधिकारियों की समस्या हल हुई कि हमको 17 लोगों को बात नहीं करनी, सिर्फ एक राजेश अग्रवाल को बुलाओ और हमारी कोई भी मैसेज हमारा कन्वे होना है तो पूरे व्यापारियों में मैसेज कन्वे करने का काम आपका है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें मतलब दोनों को ही सुविधा है, हमारे व्यापारियों को भी सुविधा है, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को भी सुविधा है। तो ऐसा एक कड़ी और ऐसा एक सामंजस्य बना है व्यापार एवं एक ही संगठन से डील कर लेते प्रशासन। तो ऐसा एक वो बना सामंजस्य जो आज दिन तक बरकरार है। आज हमारा व्यापारी सुरक्षित है, किसी तरह की कोई भी धौंस धपट कोई व्यापारियों के साथ नहीं करता है। सही बात है। चैन का अपना व्यापार कर रहे हैं। गलत व्यापारी के लिए हम कभी किसी को फोन नहीं लगाते, ना मेरे पास आता। ये मैंने जीवन का सिद्धांत बना रखा है कि गलत के लिए मैं कभी कोई काम नहीं करूंगा और सही पर कोई आंच नहीं आने। और इसमें ईश्वर हमारे साथ रहता है, बाकी सब आप देख ही रहे शहर। विधानसभा चुनाव के दौरान या कोई और चुनाव होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, टीवी पे अचानक मुझे राजेश भैया दिखे और मैंने जब गौर से देखो तो वे रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से उनके सम्मान में कोई उन्होंने थोड़ा सा एक लंबो सो संबोधन से उन्हें संबोधित किया और उसके बाद कछु बात करी। पूरी चीजें तो मुझे ध्यान नहीं है, आप बताओ जरा हमारे दर्शकों ने कि वो क्या बात थी, कैसे आप वहां पहुंच गए और कौन सी जगह की वो वाकया है। ये दरअसल एक नई दुनिया जागरण का एक कार्यक्रम था भोपाल ताज लेक फ्रंट होटल में, जिसमें बहुत सारे लोग अलग अलग सेशन में बहुत सारे लोग आए थे। तो विधानसभा के दौरान, विधानसभा के पहले, ठीक पहले की बात है। तो ये आयोजन था जिसमें उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब आए थे, नरेंद्र सिंह तोमर जी आए थे और बहुत सारे लोग भी थे, कुछ उद्यमी भी थे, मतलब सब पूरे एक पूरा दिन भर का पैकेज था। उसमें लास्ट में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी भी आए थे। तो हमारे क्षेत्र की रेल समस्या तो करीब करीब है ही। तो मैंने जब उनको सुना तो मुझे बड़ा उनका संबोधन या उनका प्रेजेंटेशन, मतलब वो हार्ट टचिंग था, छूने वाला था। आप स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्य की हैसियत से वहां पहुंचे थे? नहीं, मैं तो नव दुनिया से गैर राजनीतिक 5 लोगों को ले जाना था
इनको जी, यहाँ जी, से जी, प्रबुद्ध जनों को। जी, तो उसका फोन यहाँ के संपादक जो है ध्रुव, जी, जी, हाँ, उनका फोन मेरे पास आया कि भाई साहब मैंने तो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, एक नाम आपका दे दिया, बाकी 4 आप बता दो। तो मैंने कहा ठीक है, हम तो करके माफी पहुंच चाहता हूँ, जाएं। वहीं से कंटिन्यू रखो। तो ऐसे हम उनसे हमारी जैसे बातचीत हुई, तो मैंने अपने क्षेत्र की रेल समस्याएं उनके समक्ष रखी थी। जी, तो उनसे शुरुआती बातचीत ही बहुत बढ़िया लहजे में हुई, और उन्होंने जैसे स्टेशन का वो एक प्रेजेंटेशन चल रहा था, तो अमृत स्टेशन में अपना गुना स्टेशन में, गुना है। तो उन्होंने जब स्क्रीन पर वो दिखाया, तो उन्होंने पूछा वहां से कि भाई गुना से कौन कौन आया है, कोई आया है क्या? तो हम चूंकि खड़े हो गए, साहब हम आए गुना से, कैसा लगा? हमने कहा बहुत अच्छा लगा साहब। तो लेकिन अब आदत कहाँ ले जाएं? मैंने कहा साहब ये ऐसा नहीं हो ये फोटो दिखा दो, कुछ काम भी हो जाए। कहीं नहीं, काम हो रहा है, आप जाके स्टेशन देखो, आपके यहाँ काम शुरू हो गया गुना स्टेशन पर। और गुना में क्या अच्छा मिलता है? तो अपने यहाँ सोन पापड़ी फेमस है। जी, जी, तो हमने एक आवाज में तुरंत कहा कि साहब गुना की सोन पापड़ी फेमस है। तो उन्होंने हमसे वादा किया है कि गुना आ रहा हूँ आपके यहाँ सोन पापड़ी खाने में जल्दी से जल्दी। तो इस तरह से वाकया शुरू हुआ। फिर मैंने उनके समक्ष डिमांड रखी, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। वो आपने देखा ही है। राजनीति में अपन थोड़े अंदर आ ही गए हैं, तो एक और जानकारी हमें दो कि जब हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को संसदीय चुनाव चल रहा हो, तो बदौरान आपने एक बहुत प्रभावी तरीके से पूरे गुना शहर के तमाम सारे एसोसिएशन के सदस्य ने जोड़ के एक सम्मेलन करो, तो वो कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताओ। क्या था इसके पीछे? ये कि वो राजनीतिक था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के माध्यम से अपने शहर के जो तमाम सारे व्यापार के एसोसिएशन से उनको लाभ पहुंचाने की स्थिति में थे। देखो, ये अपन बात करें तो ये हमारे श्रीमंत महाराज साहब की इच्छा थी। ये महाराज साहब की इच्छा थी कि मैं गुना शहर के प्रबुद्ध जनों के साथ एक बैठक करूं। और हमारा चूंकि महाराज से संपर्क बहुत पुराना है, लेकिन इतनी नजदीकी नहीं थी जितनी आज है। तो उस समय पर मेरे पास हमारे कुछ शहर के नेताओं ने भी अप्रोच किया और कुछ बाहर के लोगों ने भी अप्रोच किया। तो मेरे पास वहां से फोन आया कि भाई इस तरह का एक आयोजन है, प्रबुद्ध जन मीटिंग करनी है महाराज को, तो उसका कोऑर्डिनेटर हम आपको बना दें, आप कर पाएंगे? तो मेरा एक सीधा सा एक लाइन का जवाब था। तो मैंने कहा साहब ये वो लोग बेहतर बता पाएंगे जिन्होंने नाम भेजा है, मैं तो मेरा प्रयास बेहतर करूंगा ही, लेकिन इसका जवाब वे ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे। तो कितने लोग हो जाएंगे? मैंने कहा वो तो जितने आप कहेंगे हो जाएंगे, बहुत सारे हमारे संपर्क में सारे ही संगठन है। तो करीब हमने 100 संगठन के 500 लोग बुलाए थे। होटल नवलोक में ये सम्मेलन हमने किया था, इसको नाम दिया था प्रबुद्धजन सम्मेलन। तो 100 संगठन के लोग वहां आए थे, राउंड टेबल पर पूरा अरेंजमेंट था, और महाराज साहब का वहां पर डायरेक्ट सबसे 1 to 1 होना था, संवाद था, और सभी समस्याओं पर था कि सारी समस्याएं महाराज साहब के सामने रखे और उसका महाराज साहब निराकरण करे या नोट करे कि चुनाव बाद इन समस्याओं पर ध्यान देना। तो निश्चित तौर पर वो समय था, महाराज की अपनी सोच थी, मेरी अपनी सोच थी। महाराज साहब की सोच थी, तो मैंने उनकी सोच का सम्मान करते हुए वहां पर सभी लोगों से एक ही निवेदन किया था कि ये समय मांगने का नहीं, ये समय कुछ करने का है। महाराज साहब को ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाने का है। मांगने का हम जीवन भर मांगते रहेंगे, हमें 3 पीढ़ियों ने दिया है, 5 साल फिर मांग लेंगे महाराज से। तो महाराज को भी ये बात मेरी पसंद आई और उन्होंने तुरंत वहीं से मुझसे कहा कि आप जो है सबकी समस्याएं नोट करिए आज से, और एक इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करिए, खाका पूरा एक पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंटेशन तैयार करिए। तो हम करीब 23 मार्च को हमने ये आयोजन किया था। शुरुआती दौर में चुनाव मेरे ख्याल से टिकट डिक्लेयर ही होगा, थोड़े बहुत दिन हुए। तो 23 मार्च को हमने जो आयोजन किया था, तभी से हम समस्याओं पर फोकस भी कर रहे थे और उस दौरान बहुत सारे कार्यक्रम किए। यानी जो
कई तो नवाचार ऐसे हुए जो पहली बार हुए। प्रबुद्धजन की बात आई तो प्रबुद्धजन सम्मेलन एक और किया। माननीय उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी पधारे थे, वो मोगे जी और तुलसी भैया, ये तीनों के साथ एक होटल राजश्री में भी प्रबुद्धजन बैठक की थी, सम्मेलन किया। उसी दौरान एक जो सबसे बढ़िया और नवाचार हुआ वो ये हुआ था कि हमने, चूंकि लगातार मतदान का प्रतिशत गिर रहा था, आपको याद हो, तो दूसरे दौर में शायद 60-62% था, तो उसको बढ़ाने के लिए जो हमने नवाचार किया था उसके रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिले। हमने उस दिन घोषणा की थी, चुनाव के एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 1 या 2 दिन पहले, तो हमने उसमें घोषणा की थी हमारे व्यापारियों ने कि हम 5 से 35% तक डिस्काउंट देंगे। मैंने उंगली पर निशान दिखाओ और 5 से 35% डिस्काउंट पाओ। उसके पीछे प्रलोभन नहीं था, उसके पीछे एक मैसेज था कि हमको आपके वोट की इतनी चिंता है, तो आप भी अपने मताधिकार की इतनी चिंता करें, उपयोग करें, आप उसका उपयोग करें और वोट डालें। फिर वोटिंग वाले दिन भी हमारे तमाम पोलिंग बूथ पर हमारे व्यापारियों ने बहुत सारे इंतजाम किए थे कि भाई कहीं पे ठंडा, कहीं पे गर्मी बहुत थी, कहीं पे नाश्ता, कहीं पे छाछ, कहीं पे मट्ठा, सारी व्यवस्थाएं की। तो हाँ, ये गुना में वो शायद पहली बार इतने बड़े पैमाने पे देखने मिला था, जगह जगह पोलिंग बूथों पर मतदाताओं के लिए सुविधाएं। हाँ, फिर बहुत सारे लोग आए, हमारे ग्वालियर से मुन्ना लाल जी गोयल भी आए, प्रवीण अग्रवाल जी भी आए, चैम्बर के अध्यक्ष भी आए, इन सब ने भी कन्विंसिंग की। मैंने सब बहुत सारे लोगों को सब मिलवाया भी, सारी एसोसिएशंस को इकट्ठा किया, तो बहुत काम किया और अच्छा लगा, क्योंकि वो महाराज साहब एक ऐसा व्यक्तित्व है कि उनका हमारे क्षेत्र में बड़ा प्रभाव है और बड़ा उनके हमारे क्षेत्र पर बड़ी कृपा भी है, क्योंकि वो जितने समर्पित क्षेत्र के लिए, निश्चित क्षेत्र की जनता को भी उनके लिए समर्पित होना चाहिए, वे डिजर्विंग है। राजेश भैया, पिछले कई वर्षों में और जाने कब से हम ये सुनते आ रहे हैं कि धार्मिक आयोजन में थोड़ी बहुत लापरवाही की वजह से कई बार बहुत से लोगों की जनहानि तक हो जाती है। मतलब गिनती में भी हम देखते हैं कि 15-15, 20-20 आदमी केवल जनता के प्रभाव में दबने से खत्म हो गए या उनके संग बहुत अप्रिय घटनाएं हो गई। पिछले वर्ष बहुत ही लोकप्रिय अपने क्षेत्र में, हिंदी भाषी क्षेत्र में, बागेश्वर धाम, उनको कार्यक्रम दशहरा मैदान पे आप और आपके सहयोगी और आपके मित्रों ने आयोजित करवाया, तो निर्विघ्न रूप से वो पूरी तरह से संपन्न होगा, तो कैसे कर पाए आप जी सब काम? देखिए, पहले से थोड़ी दबाव थो कि तो बड़ो कार्यक्रम कर रहे हैं, कछु होना जाए। ये आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है और ये मेरा रुचिकर सब्जेक्ट भी है। मेरी मुख्य रुचि धार्मिक आयोजन में हमेशा से रही है। तो ये मैं अगर आपको ये कैसे संपन्न हुआ, तो मेरे पास एक जादूगर है, आप कहो तो पहले मैं आपको हमारे जादूगर से मिलवाऊं, जिसकी वजह से ये सब संपन्न हो पाता है। अगर मिल सके तो हमारा सौभाग्य हो। पधारें आप। तो नंदू भैया, ये हमारे कुल देवता सरकार है और सब पूरी कृपा जो है बस यहीं से है, और यहीं पर धोख लगा के निकलते हैं हम, नाक रगड़ के। और कार्यक्रम कब संपन्न हो गया और कैसे संपन्न हो गया, ये जादूगर हमारे यही है। मैं भी ढोक ये जाने बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो प्रभु राजेश भैया जैसी कृपा हम पे भी बरसाना। तो हमारी तो ये है कि प्रेरणा स्रोत यही है। हाँ। और जब भी कोई काम करना होता है तो यही नाक रगड़ के जाते। तो इन्हीं की प्रेरणा से इतना बड़ा कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम ले ले, कैसे संपन्न हुआ, उसके पीछे आपकी क्या योजना थी, क्या सोच थी, कैसे सब लोगों का सहयोग लिया, ये जानना चाहते हैं हमारे दर्शक। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जब कार्यक्रम ये नीरज निगम ने आयोजित किया जी, सबसे पहले नीरज निगम ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। आओ नंदू भैया बैठते। बीजेपी के जो बीजेपी के लिए उस समय प्रत्याशी भी थे, विधायक का चुनाव भी लड़ चुके, विधायक की चुनाव लड़ने वाले थे, पहले एक बार लड़ चुके हैं, एक बार लड़ चुके हैं, एक बार लड़ चुके हैं, दोबारा लड़ने का था लेकिन टिकट नहीं हुआ किन्हीं कारणों से। तो आयोजन नीरज निगम का था जी, और
करीब 1 सवा महीने पहले वो मुझसे उन्होंने संपर्क किया और बोले कि भाई साहब ये अपन ने ये ऐसे ऐसे कार्यक्रम कर लिया और ये आपको संभालना है। अरे मैंने कहा टाइम नहीं है। कितना समय दिया? 1 सवा महीने पहले कुल कार्यक्रम इतना बड़ा था, इतना बड़ा कार्यक्रम था कि उसमें सुबह से रात तक का। जहाँ तक हमरो सवाल है, हमें ये जानकारी मिली थी कि राजेश अग्रवाल जी 15-20 दिन पहले ही उस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मतलब एक्चुअल पूछे तो कोई मीटिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ था। तो करीब करीब जब तक अपन कुछ प्राइमरी तैयारी करते जी, तो उनमें 10-5 दिन 15 दिन तो प्रशासन से मीटिंग करने में ही निकल गए। समय बहुत कम मिला, लेकिन समय जो मिला तो मुझे ये लग रहा था कि मैंने पहले तो एक आध बार तो नीरज से कहा, भाई वो भी मुझे बड़े भाई का दर्जा देता है। जी जी, जी। तो छोटे भाई के नाते मैं पहले तो नाराज हुआ। मैंने कहा यार तुम ये किस तरह कार्यक्रम कर रहे हो भाई, सुबह से तुमने व्यस्त कर दिया आदमी को। सुबह काशी से विद्वान पंडित आए, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ होना है, दोपहर में करुणेश जी आए थे तो उनकी कथा होना है, हेमा मालिनी जी भी आई थी। नहीं करुणेश जी कथा होनी है। शाम को रोज अलग अलग लोग, सेलिब्रिटी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे, जिसमें अपने लखा भी थे, जिसमें हेमा मालिनी भी थी, जिसमें एक अपने वो है राजगढ़ के क्या नाम है उनका, मैं नाम याद नहीं आ रहा। ऐसे मतलब रोज डेली 5-6-7 दिन तक कोई ना कोई एक दिन अनूप जलोटा भी थे जी। तो ऐसे कार्यक्रम था। तो मैंने कहा ये बहुत वैसा। और फिर भोजन, बहुत बड़ी भोजनशाला बनाई थी विशाल। करीब ये उम्मीद की जा रही थी कि 25,000 आदमी पर डे खाना खाएंगे। और बागेश्वर धाम का कार्यक्रम जो अंतिम दिन है उस दिन करीब 1,75,000, 1 लाख और 1.25 लाख लोग भी हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा टास्क था और बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन भरोसा था। भरोसा ईश्वर पे था। अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो सक्सेस ईश्वर देगा। भगवान का नाम लिया और हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। ये हमने भी कभी नहीं सोचा था। रत्ती भर कोई कहीं उलझन नहीं है और सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। और ऐसी व्यवस्था रही कि अगर आप भोजनशाला कोई गए हो या भोजनशाला में आपने देखा हो तो भोजनशाला में किसी के हाथ से सब्जी का दोना नहीं फैला, इतनी भीड़ में। मतलब इस तरह से वहां पर बैरिकेटिंग करके सिंगल रो बनाई गई थी बहुत सारी, कि आदमी एक दोने में पूड़ी और एक दोने में सब्जी लेके बढ़िया आराम से निकल के आ रहा है, किसी की सब्जी तक नहीं फैली। चोट और भगदड़ और ये। अच्छा, जो कथा के दौरान, हालांकि बागेश्वर धाम तो एक ही दिन के काजे आए थे, उस दौरान जो लाखों हजारों लोग बैठे थे उन तक 2-3-4 घंटा बैठे रहे हुए, तो उन तक पानी मानी पहुंचाने की जो मूलभूत सुविधाएं वो सब समिति द्वारा करी गई थी कि वो अपने प्रयासन से ही वो प्राप्त कर रहे थे? ये सब चीजें अपन ने सब व्यवस्थाएं वहां थी कि वहां पर ग्राउंड में सब टोटियां लगी थी। टोटियों के अलावा टैंकर्स खड़े थे। बाकी भर के लाने की, इतने लोगों को पिलाने की व्यवस्था वॉलेंटियर व्यवस्थाएं संभाल रहे थे। लेकिन पानी अपने साधन से, बहुत सारे टैंकर और सारी व्यवस्थाएं थी। प्रशासन ने सब बढ़िया व्यवस्था की थी, नगर पालिका ने भी की। हाँ, हर श्रद्धालु लगभग 10-20 कदम की दूरी पे वो चीज मिल और बहुत सारे लोग उसमें, दरअसल बात ये थी वॉलेंटियर बहुत थे, सेवा भावी लोग इतने थे कि वहां पर समस्या कोई नहीं आई। और सबका पीठ पीछा है कि सबने मान सम्मान दिया और काम करने में मजा आया। तो वो उस कार्यक्रम में बस ये है कि एक अनूठा अनुभव हुआ कि इतना बड़ा आयोजन अगर निर्विघ्न संपन्न हो गया तो ये सब प्रभु की कृपा है। तो राजेश भैया, जो और बता दो कि हम मुलक दिनन से सोच रहे थे, आज से पूछ हुए कि कई बार हमारे सामने से जो शब्द गुजरो, लक्ष्य का है जी। जब भी राजनीतिक कोई बात आई गुनाह की, खासकर महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के चुनाव से संबंध में बदौरान एक शब्द बार बार आओ, लक्ष्य, और आपसे भी वह शब्द को जुड़ा रहो, तो विस्तार से लक्ष्य के बारे में बताओ थोड़ा, क्या है? नंदू भैया, आपका जो सवाल है लक्ष्य, ये एक हमारा सपना, एक ड्रीम है। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बताऊं तो जो मैंने आपको पहले, अपन वहां चलते प्रबुद्ध जन सम्मेलन, जो अपन ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन एक आयोजित किया था और वहां पर सभी उपस्थित संगठनों से, 100 से अधिक संगठनों से अपन ने ये एक आश्वासन दिया था और एक बात कही थी कि हम महाराज साहब से जीवन भर मांगेंगे और पूरे 5 साल हम हर काम
जायज करा के लाएंगे। तो ये बात उनके भी दिमाग में बैठी और उन्होंने तब से ही हमसे कहा हुआ था कि आप पूरी तैयारी करिए, क्षेत्र की समस्याएं सब इकट्ठी करिए और एक कार्यक्रम आयोजित करके मुझे बुलाइए। और जब हमने इसकी तैयारियां करके हमने महाराज साहब के समक्ष इच्छा जाहिर की कि अब इसका समय नज़दीक है, और उनके द्वारा भी मतलब ये चिंता हमसे ज़्यादा उनको थी कि मैंने कोई वादा किया है क्षेत्र की जनता से या राजेश अग्रवाल से या विभिन्न संगठनों से। तो उन्होंने भी कहा कि आप शीघ्र आइए और मुझे अपना एक प्रेजेंटेशन बना के भेजिए। तो हमने एक वीडियो प्रेजेंटेशन बना के पीपीटी भेजा, महाराज साहब ने अप्रूव किया और हमें समय दिया और भरपूर समय दिया। करीब 1.5 से पौने 2 घंटे महाराज वहां पर रुक के उस दिन होटल टियास जो प्रदीप गर्ग द्वारा बनाया है टेकरी रोड पर, उसमें हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया था। और क्षेत्र की सभी समस्याएं लगभग, चाहे वो रेलवे से जुड़ी हो, चाहे मेडिकल से जुड़ी हो, चाहे एजुकेशन से जुड़ी हो, चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हो, उद्योग से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, तमाम तरह की करीब हमने 70-80 ऐसे पॉइंट्स महाराज साहब के सामने प्रस्तुत किए थे एक वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से, जो महाराज साहब को भी काफी पसंद आए और उन पर लगातार क्रियान्वयन चल रहा है। वो तो लगातार वो जो क्रियान्वयन चल रहा है और आप जो देख रहे हो, तो वो जब भी महाराज साहब कोई घोषणा करते हैं तो हम सोशल मीडिया पे वो लक्ष्य के नाम से ही उसको पोस्ट करते हैं कि लक्ष्य में हमारे द्वारा ये मांग रखी गई थी और महाराज साहब ने ये मांग पूरी की। तो वो श्रीमंत एक एक चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं और वे उसमें बिल्कुल बारी बारी से सारी योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। और निश्चित ही मैं समझता हूँ कि उन्होंने 90% पे सहमति जताई थी, तो मैं आशा करता हूँ कि 90 नहीं 95 और 100% काम पूरे होंगे लक्ष्य के। तो मोटे तौर पे अपन ये कह सकते हैं कि अगर लक्ष्य में जो भी समावेशी कार्यक्रम है वो अगर पूर्ण हुए तो गुना पूर्णतः विकसित शहर बन जाएगा। निश्चित ही अगर सारे लोग मिलके काम करेंगे, सरकारी एजेंसी, प्रशासनिक अधिकारी, मेन उनका ही रोल है। हम तो हमने अपना विजन जो था वो महाराज साहब के समक्ष पेश किया है। निश्चित ही देखिए, आदमी के पास विजन होगा तो काम होगा। हमने विजन पेश किया, महाराज साहब को विजन पसंद आया, महाराज साहब की तरफ से लेटर जारी हो गए। लेकिन हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारा लोकल की मशीनरी, अगर ये सब मिलके काम करेंगे तो हम फिर नहीं कह पाएंगे कि हम किसी बहुत छोटे शहर में रह रहे हैं। राजेश भैया, आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा और निश्चित रूप से आपने जो भी लक्ष्य अपने जीवन में बनाए, चाहे वो धार्मिक लक्ष्य हों, पारिवारिक लक्ष्य हों या शहर के विकास से संबंधित लक्ष्य हों, वे पूर्णतः आपके पूर्ण हों, ऐसी हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। जाते जाते एक थोड़ो सो ऐसो सवाल जो शायद आप जाको जवाब देवो चाहो ना देवो चाहो, हमें पता नहीं, कहीं इन सब समाज सेवा के माध्यम से कहीं आपको इरादो राजनीति में आवे को तो नहीं है? देखिए, सवाल पेचीदा है आपका, लेकिन अब चूंकि सवाल है और हम ये बात हमेशा कहते ही है कि ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब नहीं, और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि हमारा जो मूल मकसद है वो व्यापारियों के साथ साथ समाज सेवा का भी, व्यापारियों की सुरक्षा हो, समाज की सेवा हो और हमारा शहर इस लायक हो कि हमारी नई पीढ़ी इस शहर से पलायन ना करे। हमारा एकमात्र उद्देश्य है, ये हमने श्रीमंत के सामने भी कहा है और हम हर आदमी के सामने एक ही बात कहते हैं कि हम इस शहर को ऐसा बनाना चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी को यहाँ रुकने के कारण नजर आए। अभी हमारी फर्स्ट क्लास जनरेशन, युवा पीढ़ी सब बाहर जा रही है, छोटा शहर होने से कोई रुकना नहीं चाहता। तो हम इस शहर को उतना विकसित करना चाहते हैं कि हमारी अगली भावी पीढ़ी गुना में ही व्यापार करे, रोजगार के लिए इधर उधर ना भटके, अपने शहर में रोजगार पैदा करे। तो उम्मीद करें कि कुछ वर्षों बाद आप एक ईमानदार नेता के रूप में गुना देखेगा। देखिए, समाज सेवा में अब आपने जो सवाल पूछा है, समाज सेवा के साथ एक दिक्कत ये है कि जब आप समाज सेवा में खड़े होते हैं तो निश्चित है आपके जो बलबूता है आप उस स्तर तक कर सकते हैं,
लेकिन राजनीति के साथ उसको आप बहुत अच्छे से क्रियान्वयन कर सकते हैं। आपके पास तमाम तरह के संसाधन होते हैं। जी जी। तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते। फिर बाकी प्रभु की इच्छा है, कभी मौका मिलेगा तो निश्चित जो जज्बा है समाज सेवा का उसको ठीक से कर पाएंगे। अभी सिर्फ अपन बातचीत कर रहे हैं, फिर अपन उसको क्रियान्वित करेंगे। विगत 7-8 साल से हम देख रहे हैं कि गुना शहर में एक सबसे भव्य धार्मिक चल समारोह निकलते श्याम बाबा की पालकी, और बस समारोह के भी संयोजक आप ही। इतने सारे दायित्व आप निभा लेते हैं, और श्याम, जैसा कि आपने पहले ही बता दो कि जो भी काम नंदू भैया मैं करता हूँ वो बड़ी लगन से करता हूँ। तो श्याम बाबा की पालकी का इतना भव्य चल समारोह आप आयोजित करते हैं, और बाद में समापन स्थल पे बड़े पैमाने पे अन्नकूट को आयोजन भी होते, भोजन प्रसादी भी होते। तो जाके बारे में जरूर बताओ कि कैसे जाके शुरुआत हुई, कैसे आपके दायित्व मिले। देखो, जो 2001 में मैंने बताया था आपको, एक श्याम गुणगान यात्रा हमारे शहर में आई थी, जो मैंने पूर्व में बताया। तो उसके बाद से ही मन में एक विचार कई बार आया कि क्यों ना एक अपन शहर में कुछ ऐसा वैसी यात्रा अपन भी निकालें। तो चूंकि अपना बोता इतना तो था नहीं कि अपन भारत और नेपाल ले जाएं, लेकिन अपना ये था कि अपने शहर में निकालें। तो हमारे भाइयों ने कई बार कहा, तो एक मौका ऐसा आया कि उन्होंने कहा भाई साहब आप तो करो, सब साथ में अपन हो जाएगा, आप तो बस आप शुरुआत तो करवाओ। तो सबका उत्साह था, सबकी इच्छा थी, घर परिवार की बच्चे सब काम करने में इच्छुक रहते, और सबकी समर्पण भावना है। और श्याम भक्त बहुत तेजी से बढ़े। अगर आपको बताऊं कि 2001 में जब श्याम गुणगान यात्रा आई थी तो बाबा की 6 घर में पूजा जाता था, श्याम बाबा गुना के, और आज घर घर में पूजा, बहुत तेजी से खाटू श्याम घर घर में पूजा जाता है, क्योंकि ये कृष्ण भगवान का वरदान ही था कि आप मेरे सबसे प्रिय नाम श्याम के नाम से कलयुग में घर घर पूजे जाओगे, कलयुग के चमत्कारी देव कहलाओगे। तो ये उसी का चमत्कार है, उसी का प्रभाव है, वही संयोजक है, वही आयोजक है। नाम मात्र कुछ भी लिख दे, हम निमित्त तो कुछ भी कर दे, लेकिन जादू उसी का है, मैं फिर कह रहा हूँ, और वही सब इसका आयोजक है। बात ये रही कि भव्य और विशाल तो सभी का, उसमें एक हम जो भी मीटिंगें करते हैं उसमें सभी की इच्छा ये रहती है कि कुछ ना कुछ नया और अच्छा कर पाए, व्यवस्थाएं सुधार पाए। तो प्रभु की प्रेरणा होती है। और एक चीज जीवन में जो है वो ये है कि कोई भी काम, जो भी दायित्व मुझे मिलता है मैं डूब के करता हूँ। और जीवन का एक सिद्धांत है कि जैसे किसी काम में अगर डूब के कर रहा है तो 1 थिंग एट ए टाइम, एक समय में एक काम, फिर उसमें ही लगन रहती है और उसी में पूरा डूब के करते हैं तो भगवान सक्सेस, काम ईमानदारी से करेंगे तो प्रभु हमेशा आपको साथ देगा और हमेशा आप उसमें सक्सेस भी होगा। राजेश भैया इजाजत दो, उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम आपसे मिलें तो एक सशक्त जनप्रतिनिधि राजेश अग्रवाल से हमारी मुलाकात हो। राम राम। धन्यवाद आपके पधारने का और आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। तो ये थे भैया राजेश भैया, और हमें उम्मीद है कि इनके व्यक्तित्व से हम ही नहीं आप भी प्रभावित होंगे। और कैसा लगो हमारा कार्यक्रम, आपके कमेंट्स के बगैर हमें जो पता चलेगा नहीं, और आपके कमेंट से ही हमें उत्साहित करेंगे कि एक नए मेहमान से आप और मिलवा सकें। राम राम।